Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see the obstetrical shock part 2. Part 1 में हमने already discuss कर लिया था what is obstetrical shock, its classification and its type with its causes. Now we are going to see the clinical features, diagnostic evaluation and management. So थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं obstetrical shock क्या है. तो obstetric जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ऑब्स्टेटिक मीन्स होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और लेबर, राइट. प्रेगनेंसी के दौरान या ड्यूरिंग डिलीवरी आप कह सकते हो या लेबर कह सकते हो. उस टाइम पे अगर मदर के अंदर किसी भी वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से कहीं ना कहीं ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आती है या ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो जाती है और यू कैन से दैट के कट ऑफ हो जाती है, दैट विल लीड टू दी शॉक. इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि टिश्यूज डेथ होने लगते हैं एंड एट लास्ट द मदर एंड फीटस बोथ कैन डाई. सो हम लोग देखेंगे कि क्या है साइन एंड सिम्टम्स ऑब्स्टेट्रिकल शॉक के. फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोटेंशन. हाइपो मीन्स होता है डिक्रीज. हाइपोटेंशन का मतलब है डिक्रीज इनटू दी बीपी, ठीक है. तो ब्लड प्रेशर आपका क्यों डिक्रीज हो रहा है? ऑब्वियसली बॉडी के अंदर का सर्कुलेशन डिक्रीज हो रहा है. क्यों डिक्रीज हो रहा है? मैंने आपको पहले भी बताया है कि कहीं ना कहीं ब्लड लॉस हो रहा है या ब्लड कट ऑफ हो रहा है, जिसकी वजह से ब्लड की जो स्पीड है बॉडी में घूमने की वो डिक्रीज हो रही है. दैट इज नोन एज योर हाइपोटेंशन. इसके अलावा पेलर राइट लाइक आप कह सकते हो कि फेस पे आपको थोड़ा सा येलोइश कलर का फेस देखने को मिल सकता है. क्यों? क्योंकि ये फ्लूइड और ब्लड लॉस हो चुका है. नेक्स्ट आ जाता है आपका साइनोसिस. साइनोसिस मीन्स होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन. या आप कह सकते हो कि अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई आपके अंदर तो आपकी स्किन थोड़ी सी ब्लूइश कलर की देखने को मिल सकती है. दैट इज नोन एज साइनोसिस. एंड ये किस में प्रॉब्लम आ सकती है? आपके सेप्टिक शॉक में प्रॉब्लम आ सकती है. क्यों? क्योंकि अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई है, साथ ही साथ सेप्टिक इन्फेक्शन हो गया है. इसके अलावा आपको हाइपोवॉलेमिक या हैमरेजिक शॉक में ये प्रॉब्लम आ सकती है. क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है, ब्लड लॉस हो गया और यू कैन से दैट कि ऑक्सीजन भी डिक्रीज हो गया. नेक्स्ट आ जाते हैं रैपिड एंड वीक पल्स. या तो पल्स तेज भी चल सकती है और यू कैन से डैट के वीक भी हो सकती है. डिपेंड करता है आपके टाइप ऑफ शॉक पे. अगर वीक पल्स है इट्स मीन एक्सेसिव ब्लड लॉस हुआ है. इट्स मीन कि कहीं ना कहीं ब्लड की कमी हो गई अंदर या वाटर की कमी हो गई जिसकी वजह से पल्स रेट गिर गई है या डिक्रीज हो गई है. रैपिड पल्स रेट कब हो सकती है? जब आपका एक्सेसिव फ्लूइड लॉस ना होकर के, कोई एक्सीडेंट ना होकर के किसी भी वजह से ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो गई है या रुक गई है, देन इट विल लीड टू दी रैपिड पल्स. नेक्स्ट आ जाते हैं ओलाइगो यूरिया. ओलाइगो मीन्स होता है डिक्रीज हो जाना, यूरिया मीन्स होता है यूरिन, ठीक है. तो नॉर्मली हमें पता है कि हमारा नॉर्मली बॉडी में पर डे का यूरिन कितना बाहर आना चाहिए? 800 से 2000 ml पर डे, ठीक है. ये आपकी नॉर्मल वैल्यू हो गई. 800 से 2000 ml पर डे आपकी नॉर्मल वैल्यू है. इतना यूरिन आपका नॉर्मली बाहर आता है. ओलाइगो यूरिया में क्या हो रहा है कि जब आपका यूरिन लेस देन 400 ml पर डे हो जाए, ठीक है, दैट इज नोन एज ओलाइगो यूरिया. प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही है कि जब ब्लड में सर्कुलेशन अच्छा नहीं है या ब्लड डिक्रीज हो चुका है, ब्लड का लेवल डिक्रीज हो चुका है या फ्लूइड लॉस हो चुका है, तो किडनी के पास एक्सेसिव या सफिशिएंट ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुँच पाएगा. जब किडनी के पास डिक्रीज ब्लड सप्लाई होगी तो किडनी अपना काम यानी कि फिल्ट्रेशन वाला काम नहीं कर पाएगी एंड एट लास्ट क्या होगा कि आपका यूरिन फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा. इसके अलावा एनयूरिया भी हो सकता है. इट विल लीड टू दी एनयूरिया. फर्स्ट ऑफ ऑल एन मीन्स होता है एब्सेंट, यूरिया मीन्स होता है यूरिन, ठीक है. जब किडनी बिल्कुल ही फेल हो जाए और आपका यूरिन ना बना पाए, दैट विल कंसिडर्ड एज दी एनयूरिया. और ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं किडनी के पास ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो गई है, इस वजह से आपको एनयूरिया हो रहा है. इसके अलावा जब बॉडी में फ्लूइड नहीं है, ब्लड सप्लाई डिक्रीज है, इसका मतलब ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज है, तो पेशेंट को रेस्टलेसनेस यानी कि थकान फील होगी. देन एयर हंगर, उनको डिस्निया फील हो सकता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी फील हो सकती है ड्यू टू द डिक्रीज इन दी ऑक्सीजन सप्लाई टू दी लंग्स.
नेक्स्ट आ जाता है आपका कोल्ड एंड क्लैमी स्किन। जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फ्लूइड लॉस हो गया है तो जाहिर सी बात है स्किन कैसी हो जाएगी, ठंडी पड़ जाएगी, दैट इज कोल्ड एंड क्लैमी स्किन। इसके अलावा विजन लॉस, जब आपकी प्रॉपर ब्लड सप्लाई है ही नहीं तो आपकी आंखों के आगे अंधेरा हो सकता है। इसके अलावा आप बेहोश भी हो सकते हो, दैट इज विजन लॉस ड्यू टू द डिक्रीज इन द ऑक्सीजन सप्लाई टू योर ब्रेन एंड टू योर आईज। सो ये थे आपके सारे साइन एंड सिम्टम्स, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में एज ऑलवेज वी आर गोइंग टू डू द हिस्ट्री कलेक्शन। इन हिस्ट्री कलेक्शन सबसे पहले, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा हिस्ट्री कलेक्शन हमारे कॉजेज से बनता है। तो हमारे पास क्या क्या कॉजेज थे, प्रीवियस इन्फेक्शन, हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम, डायरिया, क्रोनिक करंट इन्फेक्शन और बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो प्रीवियस इन्फेक्शन हुआ होगा, हो सकता है इन्फेक्शन फिर से रिपीट हो गया हो, इसकी वजह से सेप्टिक शॉक हो गया। इसके अलावा हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम, हाइपर मीन्स होता है इंक्रीज, एमेसिस मीन्स होता है वॉमिटिंग, ग्रेविडरम मीन्स होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्सेसिव वॉमिटिंग आने की वजह से बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर से फ्लूइड लॉस हो गया है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो गया है। इसके अलावा डायरिया हो सकता है, एक्सेसिव डायरिया हो सकता है, या करंट क्रोनिक इन्फेक्शन भी हो सकता है। इस टाइम ही मदर को बहुत ज़्यादा किसी भी रीज़न की वजह से, इम्यूनिटी कम है, एनीमिक है, डायबिटिक है, एड्स है, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से करंट इन्फेक्शन हुआ है, सेप्टिसीमिया में कन्वर्ट हो गया, सेप्टिक शॉक में कन्वर्ट हो गया। इसके अलावा हम लोग देख लेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल एग्जामिनेशन में एज ऑलवेज हम लोग देखेंगे वाइटल्स। वाइटल्स में हम देखेंगे टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड बीपी। तो ऑब्वियसली टेम्परेचर मैंने आपको पहले ही बता दिया, कोल्ड एंड क्लैमी यानी कि आपको टेम्परेचर डिक्रीज्ड मिलेगा, टेम्परेचर डिक्रीज मिलेगा। पल्स मैंने आपको बता दिया, पल्स डिपेंड करता है, रैपिड भी मिल सकती है, डिक्रीज भी मिल सकती है, तो डिपेंड करता है या तो इंक्रीज मिलेगी या तो डिक्रीज मिलेगी। इसके अलावा रेस्पिरेशन में डिस्निया मिल सकता है, क्योंकि उसको क्या हो रहा था, एयर हंगर हो रहा था, और बीपी उसका डिक्रीज मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हाइपोटेंशन के चांसेस हाई है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके फिजिकल एग्जामिनेशन में हमें क्या करना है, हेड टू टो एग्जामिनेशन करना है। तो हेड टू टो एग्जामिनेशन में हेड में आपको कंफ्यूजन देखने को मिल सकती है। फेस में आपको क्या देखने को मिल सकता है, आपको पेल फेस देखने को मिल सकता है, क्योंकि एकदम ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो गई है। इसके अलावा आपको एब्डोमेन में पेन देखने को मिल सकता है, बॉडी में एक्ट देखने को मिल सकता है, बॉडी पेन देखने को मिल सकता है, रेस्टलेसनेस देखने को मिल सकता है। ठीक है, स्किन को जब आप टच करोगे फिजिकल एग्जामिनेशन में तो कोल्ड और क्लैमी स्किन देखने को मिलेगी। साथ में जब आप उनसे पूछोगे कि उनको ठीक से दिखाई दे रहा है या चक्कर नहीं आ रहे हैं, तो मे भी उनको डैमिनिश विजन देखने को मिल सकता है। किडनी का आप देखोगे तो किडनी फंक्शन आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा, हो सकता है उनको ओलाइगो यूरिया देखने को मिले, और यू कैन सी डेट के एन यूरिया भी देखने को कहीं ना कहीं मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको फिजिकल एग्जामिनेशन में देख लेनी है। नेक्स्ट आ जाता है आपका ब्लड टेस्ट। तो एज ऑलवेज हमें क्या करना है, CBC कराना है, कंप्लीट ब्लड काउंट। इसके अलावा आप HB लेवल चेक करवा सकते हो, ठीक है, हीमोग्लोबिन लेवल। आपको ब्लड का टाइप देखना है कि कौन सा ब्लड ग्रुपिंग है, मे बी आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़े क्योंकि ब्लड लॉस हो चुका है। इसके अलावा आप RH इनकम्पैटिबिलिटी देख सकते हो, एंड WBC's काउंट आपको बहुत ज़्यादा हाई मिलेंगे अगर यहाँ पे सेप्टिक शॉक की कंडीशन है तो। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट मैंने बहुत ही कंसाइज फॉर्म में यहाँ पे सेट कर रखा हुआ है। ऐसे आप कहीं पर भी ऑब्स्टैटिकल शॉक का मैनेजमेंट देखोगे तो आपको बहुत टफ लगेगा, बट आप अगर इस तरह से मैनेजमेंट फॉलो करते हो तो ये बहुत इजी वे है हाउ टू लर्न द मैनेजमेंट ऑफ द ऑब्स्टैटिकल शॉक। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे देख लो आपको कैसे रखना है। यहाँ पे ट्रीटमेंट, जितना भी ट्रीटमेंट है सारा एक साथ लिख लो, सारे शॉक के क्लासिफिकेशन एक साथ लिख लो, जिसमें जो ट्रीटमेंट अवेलेबल होगा या जिसके लिए जो ट्रीटमेंट बना होगा उस चीज को आपको शॉक के अंदर डाल देना है। फॉर एग्जाम्पल सेप्टिक शॉक के लिए कौन सा ट्रीटमेंट इसमें से अवेलेबल है तो आप उसमें डाल सकते हो। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या ट्रीटमेंट हमें देना है।
जनरल ट्रीटमेंट या जनरल मैनेजमेंट से हम स्टार्ट करेंगे। जनरल मैनेजमेंट में हम लोग ने क्या किया है, सबसे पहले एयरवे मेंटेन करी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एयरवे मेंटेन करना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिससे कि जो मदर है उसको प्रॉपर ब्रीदिंग, उसका सर्कुलेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसकी ठीक हो जाए एंड उसकी जो सिम्टोमेटिक प्रॉब्लम है वो डिक्रीज हो जाए। ठीक, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, पहली चीज़ तो आपको एयरवे सब में मेंटेन करनी है। ओके, आपको हर शॉक में एयरवे मेंटेन करनी है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि शॉक में प्रॉब्लम आ रही है ऑक्सीजन की सप्लाई में। ऑक्सीजन की सप्लाई में प्रॉब्लम आ रही है तो हमें एयरवे ठीक से मेंटेन करनी पड़ेगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मदर और बेबी को मिल पाए। ओके, तो इसके लिए एयरवे मेंटेन करने के लिए आप पोजीशन मेंटेन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपको सेप्टिक शॉक अगर है, यानी कि जो शॉक इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, उसमें आप हेड एलिवेट कर सकते हो लाइक दैट। ये पेशेंट का हेड है, आपने हेड को एलिवेट किया और पैर को थोड़ा सा नीचे कर दिया। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि प्रॉपर जो सर्कुलेशन है वो नीचे की ओर पूरी बॉडी में सिस्टमेटिक सर्कुलेशन अच्छे से कैरी होगा। ठीक है, इसके अलावा हेमरेजिक शॉक में भी सेम आप हेड एलिवेट कर सकते हो। देन आपको कार्डियोजेनिक शॉक में हेड एलिवेट कर सकते हो। इसके अलावा आप न्यूरोलॉजिकल शॉक में लेग एलिवेट करोगे। इन सब में डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ। पहली चीज, हेड एलिवेट जब हम करेंगे, सर को थोड़ा सा उठा देंगे, पेशेंट को यहाँ पे पिलो का सपोर्ट कर देंगे। इससे हेल्प क्या मिलेगी, पेशेंट की जो विंड पाइप है वो ऐसे की जगह ऐसे हो जाएगी। जब वो ऐसे हो जाएगी, लाइक थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, तो एयर आराम से अंदर जाकर के लंग्स तक चली जाएगी, ऑक्सीजन अच्छे से मिलेगा। लेकिन न्यूरोजेनिक शॉक में आपको जस्ट अपोजिट करना है, लेग्स को ऊपर उठाना है और हेड को नीचे कर देना है लाइक दैट। ठीक है, पेशेंट के लेग को आपको क्या करना है, ऊपर उठाना है और हेड, मान लो ये हेड है, हेड को नीचे करना है। इसका रीजन ये है क्योंकि न्यूरोजेनिक शॉक है, यानी कि आपके ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी है। जब आप अपने हेड को नीचे करोगे तो जो हार्ट से सर्कुलेशन होगा वो प्रॉपर आपके हेड की तरफ अच्छे से मूव करेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज आप ऊपर से नीचे गिराओगे तो वो आराम से नीचे की ओर चली जाएगी। सेम चीज, जो आप ऑक्सीजन अंदर घूम रहा है वो आराम से हेड के अंदर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं आपका वाइटल साइन एंड फीटल हार्ट रेट। तो हर में आपको वाइटल साइन एंड फीटल हार्ट रेट चेक करना है। ठीक है, हर में आपको वाइटल साइन और फीटल हार्ट रेट चेक करना है। वाइटल साइन जैसा कि हम सब जानते हैं कि जनरल मैनेजमेंट है मदर का, एंड फीटल हार्ट रेट आप कैसे चेक कर सकते हो, एनएसटी मशीन लगा करके। ये एक तरह की मशीन है जो कि बेबी की हार्ट रेट, इसके अलावा मदर के कॉन्ट्रैक्शंस और बेबी का अंदर मूवमेंट कैलकुलेट करता है विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ। ठीक है, तो इन दोनों से हमें दो चीजें पता चलने वाली हैं, एक तो मदर का जनरल कंडीशन, ऊपर से फीटस अंदर लाइव है कि उसकी डेथ हो चुकी है। इसके अलावा आपको आईवी इन्फ्यूजन तुरंत ही लगा देना है, दैट इज योर कैनुला और योर वीगो। ठीक है, वीगो लगा दीजिए, कैनुला लगा दीजिए। कभी अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ेगी तो हम फटाफट कर सकते हैं, या हमको ड्रग भी ट्रांसफ्यूज करना है तो हम फटाफट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको हर शॉक में कैरी करना है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले आपको ब्लड का अरेंजमेंट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दी मैटरनल ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट ब्लड अरेंजमेंट, हर शॉक में ब्लड अरेंजमेंट करोगे। ठीक है, जनरली। इसके अलावा मदर को कैथेटर डालना है, वो इसलिए क्योंकि शॉक की कंडीशन है, सीरियस कंडीशन है, ऑब्स्टैटिकल इमरजेंसी है। ठीक है, तो मदर उठ करके टॉयलेट नहीं जा सकती है, इसके लिए आपको कैथेटराइजेशन करना है। हर तरह के शॉक में आपको कैथेटराइजेशन करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको इनपुट आउटपुट चार्ट मेंटेन करना है। इनपुट आउटपुट चार्ट मेंटेन इसलिए करना है जिससे कि हमें पता चल सके कि कितना यूरिन बाहर आ रहा है या कितना किडनी फंक्शन कर रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर हेमरेजिक शॉक है, इसका मतलब ब्लड बहुत लॉस हो गया होगा, इसका मतलब किडनी में भी प्रॉपर ब्लड नहीं जा रहा होगा, इसका मतलब इनपुट आउटपुट डिक्रीज हो गया होगा। तो हमें नॉर्मल पता करना है कि फ्लूइड की कितनी कमी हो रही है या फ्लूइड बाहर सही से निकल रहा है कि निकल रहा है, उसको हम इनपुट आउटपुट चार्ट में मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं एमटीपी, दैट इज
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। ठीक है, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी का मतलब ये है कि मेडिकल की सलाह से आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट यानी हटा रहे हो, यानी कि अबॉर्शन करा रहे हो। तो ये तब होता है जब मदर की जान को खतरा हो या बेबी लाइव नहीं रह सकता, तो मेडिकल वाले खुद बोलते हैं या हॉस्पिटल वाले खुद अलाउ करते हैं कि आप इसका अबॉर्शन करा दो। ठीक है, ये लीगल होता है। ओके, तो आप इसमें देख सकते हो कि इफ नेसेसरी, ठीक है, इन दोनों कंडीशन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर नेसेसरी है तो आप एमटीपी करा दो, और अगर नेसेसरी नहीं है तो आप नहीं कराओगे। देन कार्डियोजेनिक शॉक अगर हुआ है तो इसमें 100% आपको एमटीपी करा के प्रेगनेंसी को हटा देना है। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि मदर के हार्ट को प्रॉब्लम है। इसका मतलब मदर का हार्ट ठीक से सर्कुलेट नहीं कर पा रहा है। ऑब्वियसली मदर को ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है, और हम सब जानते हैं कि मदर के अंदर बेबी है। अगर मदर को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो बेबी को भी सफिशिएंट ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे मदर की जान को भी खतरा है और बेबी की जान को भी खतरा है। तो हमें क्या करना है, सीधे सीधे यहाँ पे एमटीपी नीडेड, जरूरी है एमटीपी कराना। नेक्स्ट आ जाते हैं सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ठीक है, हम सीपीआर यूं करके ऐसे करके देते हैं। ठीक है, तो सीपीआर आपको इफ नीडेड, अगर जरूरत है सीपीआर कराओगे। इसमें भी हेमरेजिक शॉक, नॉन हेमरेजिक शॉक में जरूरत है तो कराओगे। लेकिन कार्डियोजेनिक शॉक में ज्यादातर कार्डियक मसाज करना बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे नीडेड। न्यूरोजेनिक शॉक भी एक तरह की क्रिटिकल कंडीशन है एज कंपेयर टू दी बोथ, तो हमें इसमें भी न्यूरोजेनिक शॉक में क्या करना है, सीपीआर की जरूरत नीडेड ये पड़ सकती है। ठीक है, सो इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई बहुत ज्यादा डिक्रीज हो चुकी है ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी रीजन की वजह से। शॉक में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने आपको पहले बता दी है कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है और उसके साथ का जो ऑक्सीजन है वो डिक्रीज हो गया है। तो ऑब्वियसली आपको हमेशा प्रिपेयर रहना पड़ेगा किस चीज के लिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हमेशा आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, चाहे कोई भी टाइप का शॉक हो। इसके अलावा टीपीएन, दैट इज टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या होता है कि जब आप सफिशिएंट फूड नहीं खा पाते हो तो एक फिक्स्ड पैकेज आता है टोटल न्यूट्रिशन का, जो कि कंप्लीट बॉडी को न्यूट्रिशन देता है एज पर डेली नीड्स। ठीक है, तो वो आपको इन्फ्यूजन के थ्रू क्या करना पड़ता है, लेना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि पेशेंट बहुत ज्यादा वीक है, क्योंकि शी इज प्रेग्नेंट, क्योंकि कंडीशन थोड़ी सी सीवियर है, शी कान बी ईट प्रॉपरली, वो ठीक से खा नहीं पाएगी, तो बेबी को भी क्या होगा, हार्म हो सकता है। ठीक है, तो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन एक तरह का पैकेज आता है जिसमें कंप्लीट न्यूट्रिशन का मिश्रण होता है या मिक्सचर होता है। वो हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द आईवी, दैट इज इन्फ्यूजन के थ्रू हम दे देते हैं। तो यहाँ पे आपको हर शॉक में टीपीएन देना है। इसके अलावा अब आते हैं मेन हमारा जो ड्रग थेरेपी है वो। ठीक है, तो ड्रग थेरेपी या तो आप एनएस दैट इज नॉर्मल सलाइन के साथ दे सकते हो या आरएल दैट इज रिंगल लैक्टेट के साथ भी दे सकते हो। डिपेंड करता है फिजिशियन पे, वो किस चीज के साथ फॉलो अप कराता है। ओके, तो कौन कौन सी हमें ड्रग देनी है। सबसे पहले देखो, मैंने सेप्टिक शॉक में इतनी सारी लिख रखी हुई है क्योंकि सेप्टिक शॉक इज मोस्ट डेंजरस शॉक। इसके अलावा हैमरेजिंग, नॉन हैमरेजिंग में मेंटेन हो जाता है, मैनेज हो जाता है। कार्डियोजेनिक में हम ऑलरेडी एमटीपी कर रहे थे, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। इसमें तो प्रेगनेंसी हम हटा ही दे रहे थे। इसके अलावा न्यूरोजेनिक शॉक में भी हम पर्टिकुलर ड्रग्स दे देते हैं। ओके, तो सेप्टिक शॉक हमारा डेंजरस है, इसके लिए सबसे पहले आपको एंटीबायोटिक थेरेपी फॉलो करनी है। ईदर यू कैन फॉलो द एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन, दोनों में से आप कोई भी फॉलो कर सकते हो। इट इज योर एंटीबायोटिक्स, मेनली ये आपके जो है अंदर के ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिक्रीज करने का काम करते हैं। इसके अलावा मेट्रोनिडाजोल, ये एंटी माइक्रोबियल है। इसका भी मेन फंक्शन क्या है कि ये मल्टीपल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिक्रीज करने का या उसके इफेक्ट को डिक्रीज करने का काम करता है। तो कितना आप दे सकते हो, 2 ग्राम IV 6 आवर्ली आप एम्पिसिलिन दे सकते हो, या इसका और इसका सेम डोज है ना, तो आप या तो आप एम्पिसिलिन दो या आप जेंटामाइसिन दो। इसके अलावा अलोंग विद एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन 400 mg IV 8 आवर्ली आप इंक्लूड कर सकते हो मेट्रोनिडाजोल। इसके अलावा सिलास्टेटिन,
सिलास्टेटिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रग है। जब आपको सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है सेप्टिक में, देन आप सिलास्टेटिन फॉलो करते हो। अगर माइल्ड इन्फेक्शन है तो आप बाकी चीजें दे सकते हो, सिलास्टेटिन आप कहीं ना कहीं अवॉइड कर सकते हो। लेकिन सीवियर इन्फेक्शन में आपको सिलास्टेटिन देनी है। इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये मेनली बैक्टीरियल ग्रोथ पे डायरेक्ट अटैक करके जो बैक्टीरिया बन गए हैं उनको भी किल करने का काम करती है, और जो बैक्टीरिया ग्रोथ होने वाली है उनको भी डिक्रीज करने का और किल करने का काम करती है। नेक्स्ट आ जाती है आपकी मॉर्फिनम, क्लिंडामाइसिन। ये दोनों भी आपके बैक्टीरियल ग्रोथ को डिक्रीज करने का काम करती हैं। इसके अलावा हाइड्रोकॉर्टिसोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन क्या है, आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। ये आपके अंदर जो इन्फ्लेमेशन हुआ है, जो टिश्यू डैमेज हो चुके हैं, जिसके किसी ऑर्गन के अंदर अगर कोई इन्फ्लेमेशन हुआ है तो उस इन्फ्लेमेशन को, उस रेडनेस को, ठीक है, उस टिश्यू इंजरी को रिकवर करने का काम करते हैं। ये आप 50 mg दे सकते हो विद IV इन्फ्यूजन। अब मैंने कॉमा लगा रखा हुआ है, इसका मतलब जो जो ड्रग आप बाकी में दे सकते हो उसमें मैंने कॉमा लगाया। फॉर एग्जाम्पल जेंटामाइसिन आप हैमरेजिक और नॉन हैमरेजिक में भी दे सकते हो। एंटी आपकी बायोटिक थेरेपी है ये, आप इसमें कार्डियोजेनिक में भी दे सकते हो। इसके अलावा मेट्रोनिडाजोल भी आप इन दोनों में दे सकते हो। एंड लास्ट जो आपका है वो है आपका क्लिंडामाइसिन। क्लिंडामाइसिन आप तीनों शॉक में प्रोवाइड कर सकते हो अलोंग विथ सेप्टिक शॉक। तो ये था हमारा ड्रग थेरेपी। आई थिंक आपको कंप्लीट मैनेजमेंट क्लियर हुआ होगा। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।